पास नक्शे। नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। पाकुड़ में यास तूफान का असर दिख रहा है। तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। गिरिडीह जिले में तूफान यास का असर कई इलाकों में दिख रहा है। तूफान की वजह से चितमादी इलाके के कई पेड़ गिर गए, कई घरों के छत उड़ा दिए, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बोकारो में यास चक्रवात तूफान का असर दिख रहा है। जिला प्रशासन की ओर से सभी 9 प्रखंडों में चक्रवात से प्रभावित लोगों को रखने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है। वहीं तूफान को देखते हुए ओएनजीसी के सभी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। घाटशिला में लगातार हो रही बारिश और हवा से कई मिट्टी के घर और जर्जर आवास के घर की छत टूट गए। इसके साथ ही कई जगहों पर पेड़ गिरने से भी घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बिजली के तार और पोल भी टूट गए हैं। प्रभावित लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। घाटशिला में चक्रवाती तूफान यास को लेकर स्वर्णरेखा परियोजना के गालूडीह बाजार के सभी 18 फाटक खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए स्वर्णरेखा परियोजना के अधिकारियों ने ये फैसला लिया है ताकि जलस्तर नियंत्रित रहे। तूफान यास के असर से सिमडेगा में लगातार बारिश होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से बाजार टांड में खपरेल कच्चा मकान गिर गया, जिसके 4 सदस्यों को शेल्टर होम में रखा गया है, जहां उन्हें भोजन सहित सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। हजारीबाग में यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिले में रात से ही लगातार बारिश हो रही है और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहीं दारू प्रखंड के हुटपा में NH 100 पर बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन बाधित रहा। चक्रवाती तूफान यास की वजह से जमशेदपुर के कई जगह पेड़ गिर गए हैं, जिसकी चपेट में आने से बिजली के तार भी टूट गए। इससे कई इलाकों में बिजली गुल है, जिससे दुरुस्त करने में विभाग की कर्मचारी जुटे हुए हैं। इधर यास की वजह से आज और कल कोरोना वैक्सीनेशन बंद रहेगा। रामगढ़ में यास तूफान के असर से रात भर बारिश और तेज हवा चली। हालांकि सुबह 5 बजे के बाद बारिश में कमी आई, लेकिन खेतों और सड़कों में पानी भर गया है। किसान सब्जियों के बर्बाद होने से चिंतित दिख रहे हैं। वहीं दामोदर नदी के जलस्तर में शाम तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। सिमडेगा सदर अस्पताल की 4 दीवारी देर रात गिर गई। इस दीवार ने बगल में एक घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे खपरेल घर क्षतिग्रस्त हो गया। इस घर में रहने वाली विधवा महिला ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जामताड़ा में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए 30 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। कोडरमा में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान युवक ट्रैक पर ही गिर गया। आरपीएफ जवानों ने युवक को किसी तरह से निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दुमका में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 लोग दुकान का शटर गिराकर अंदर से व्यापार कर रहे थे। वहीं कई बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानने वाले एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। धनबाद के महुदा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। हालांकि लगातार बारिश होने से लोगों के आने की रफ्तार धीमी है। वहीं जागरूकता की कमी से भी लोग टीका लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसे दूर करने में प्रशासन जुटा है। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए जमशेदपुर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 28 मई की सुबह 6 बजे तक मेडिकल और दूध की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं साक्षी के बाराद्वारी ग्राउंड में कुछ फल और सब्जी के दुकान खुले मिले, जिसमें लोग खरीदारी करते दिखे। साहिबगंज में राजमहल इलाके के आरसीपी प्रोजेक्ट से 2 दिन पहले 2 टन सरिया लूटने के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर 18 बंडल लोहा भी बरामद किया गया। अभी लूट का एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
पाकुड़ के हिरणपुर इलाके के गोविंदपुर गांव के लोग क्रशर से उड़ने वाले धूल कण से परेशान हैं। 40 ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग और मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देवघर में मारवाड़ी युवा मंच संकल्प शाखा की ओर से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। लोहरदगा सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई 2 गर्भवती को खून की कमी हो गई, जिसके बाद कोरोना और यास तूफान के आगे बेबस परिजन लाचार दिखे। ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री वाल्मीकि कुमार और अध्यक्ष मनीर उराव की टोली ने 3 यूनिट खून का इंतजाम कर दोनों की जान बचाई। पलामू में कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से शादी के बाद नवविवाहिता को विदाई भेंट दी गई। इसमें ट्रंक, गद्दी, रजाई, मच्छरदानी और बेडशीट जैसे सामान दिए गए। संस्था का मकसद बाल विवाह, दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। बुलेटिन की शुरुआत चाईबासा की खबर के साथ करते हैं। चाईबासा के सदर बाजार के कपड़ा पट्टी में भीषण आग लग गई। प्रदीप कुमार, विनोद कुमार नामक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि लाखों का माल जलकर खाक हो गया। देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरीके से इतनी भयावह आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियों की मदद से आग को बुझा लिया गया है और इस आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, जो एक राहत भरी खबर है। और दुमका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जामा थाना क्षेत्र के जरपुरा गांव में उत्पाद विभाग ने देर रात करीब 2 बजे छापेमारी में करीब 1,500 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस कारोबार के पीछे बालू माफिया अमर मंडल बताया जा रहा है। इस दौरान कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग 6 पिकअप वैन और एक हाईवा के साथ ट्रक जब्त कर गिलानपाड़ा ले आई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही अवैध विदेशी शराब के साथ स्प्रिट को भी जब्त किया है। इस अवैध कारोबारी में गिट्टी और बालू का अवैध कारोबार करने वाले अमर मंडल का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जिस कैंपस से शराब बरामद की गई वो कैंपस अमर मंडल का ही है। इस अवैध कारोबार में और भी कई लोग के नाम का खुलासा हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति मुख्तार अंसारी को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। कल गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई थी। जामा में उक्त स्थल पर छापामारी की गई और वहां पर ये सारा चीज़ बरामद हुआ है, जिसके विषय में आपको अभी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल अभी सारा सामान समेटा जा रहा है, तो पूर्ण रूप से आपकी जानकारी उस समय दे दी जाएगी। किसी गिरफ्तारी की सूचना? हाँ, एक गिरफ्तारी है, मुस्तफा नाम का व्यक्ति, उसे गिरफ्तारी हुई है। और लातेहार में यास तूफान का असर दिख रहा है। तुप्पू हेसला गांव में धरधरी नदी में एक बोलेरो गाड़ी बह गई। देर रात अचानक से नदी में उफान आ गया। इस दौरान नदी पार कर रही बोलेरो गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। तो देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरीके से धरधरी नदी में ये गाड़ी बह गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी लोगों ने जो भी उस गाड़ी में सवार थे, सभी लोगों ने कूदकर जान बचा ली। तो ये एक यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यास तूफान का झारखंड में हालांकि व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यास तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश से रांची के ग्रामीण इलाकों में कई घरों की छत और दीवारें गिर पड़ी हैं, तो वहीं नदी पर बन रहे ब्रिज का निर्माण कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
सोनाहातू की हड़िया नदी बारिश की वजह से पूरे उफान पर है। वहीं बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए, जिससे लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। वहीं राहे प्रखंड के लोयालातू पंचायत के दुलमी गांव में एक घर की छत बारिश में गिर गई। सरकारी दावों के विपरीत अभी तक इन लोगों के पास सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाई है। का हड़िया नदी है जो बन रहा था वो पानी पड़ गया, इसके थोड़ा सा दब गया है जमीन पे। ये पुल हाँ, ब्रिज जो बन रहा है वो पानी बहुत ज़्यादा अधिक बाढ़ के कारण बह गया। ये गांव वाला दिया है यहाँ पर रहने के लिए, खाना उना का भी व्यवस्था किया है। हाँ, गांव वाला सब, और यहीं पर अभी रह रहे हैं। रात में तो गिर गया घर, इसीलिए बारिश में खाना भी नहीं बना। डर से नींद नहीं आता है आदमी लोग को। स्थिति खराब हो गया है दीवार सबका। यास का कहर अब ग्रामीण इलाकों में साफ तौर से दिख रहा है और कई मकान जो हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। कच्चे मकान जो खपड़ैल के हैं वो खासकर इस बरसात की बारिश को सह नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे राहे प्रखंड के दुलमी गांव का नज़ारा, जहां पर एक घर में हम पहुंचे हैं और इस घर का हाल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से यहाँ पर बारिश का कहर जो है वो बरपा है, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस चूल्हे पर ही खाना बन रहा था, उसी वक्त ये पूरा छत जो है वो गिर चुका है। और यहाँ पर हालांकि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं पहुँची है और कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये त्रासदी आई है इस घर पर, दुखों का पहाड़ जरूर टूट पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त घर में रहने वाली महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से उस समय खाना बन रहा था जब ये खाना बना रहे थे। हाँ, क्या हुआ था? बारिश आ रही थी तो? हाँ। क्या हुआ? बारिश करत के गिरलक कहीं? बारिश करत के गिरलक छत। किसी को चोट उठ नहीं लगा। ये लोग रहा था यहाँ, घर गिर गया ना, इस समय लोग भाग गए तो हम सो गए थे उधर। सोए उसके बाद बोल रहे हैं मेरा भैया जी घर गिर गया है, क्या करेगा। काफी परेशान है नहीं? जिस तरह से बहुत दिक्कत रहे ना, चूल्हा सलगात रहे। अच्छा, खाना नहीं बन पाया ना। कहा जाए तो इस इलाके में रौद्र रूप में जो बारिश है उसका कहर दिखा है और उसी की वजह से 2 से 3 घरों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए, प्रशासन को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं इन लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए ताकि ये लोग अपना गुजर बसर कर सके। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और यास तूफान का असर रांची के बेड़ो प्रखंड में भी देखने को मिला है, जहां कई घर इसकी जद में आकर गिर गए। करांजी गांव के बसरुद्दीन अंसारी के घर को इस तूफान ने तहस नहस कर दिया। मोटिया मजदूरी का काम करने वाले बसरुद्दीन किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि दूसरे घर में रहने को ये मजबूर हैं। हुए थे और वैसा में घर गिर गया और बच्चा सबको लेकर भागे, किसी तरह जान को बचाए। और रहते तो यही हैं, घर मेरा कुछ नहीं है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लॉकडाउन में कमाई उमाई भी नहीं है, चावल उवल कुछ नहीं है, रहने का कोई जगह नहीं है, कैसे क्या करेंगे। रांची के हेहल में भूमाफिया एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भूमाफियाओं का साथ ब्लॉक की रजिस्टर ऑफिस के कुछ कर्मी भी दे रहे हैं। भूमाफियाओं की इस दबंगई से बुजुर्ग महिला परेशान है। देखिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बुजुर्ग सरस्वती देवी बताते बताते उनकी आंखें नम हो जा रही हैं। अभी बूढ़ समय में हमके कौन निशन बाधा डाल रहे से काम कैसे कहियो, हम देश बेसी बात नहीं बोले पाते, हम इतने करने समझ लिया तो बात। सरस्वती देवी का हेहल अंचल के बजरा मौजा में 10 एकड़ 86 डिसमिल जमीन है, लेकिन इस जमीन के टुकड़े पर जमीन दलालों की नजर पड़ गई।
जिस वजह से आज ये साहू परिवार सख्ते में है। 1938 का डेट दिखाकर जमीन पर 77 साल बाद एक पक्ष ने अपना दावा ठोका है। हालांकि सेल डीड की जिस पृष्ठ को रजिस्टर में बताया गया वहां से वो पेज ही गायब है, जिस कारण इस पूरे मामले में ब्लॉक और रजिस्ट्रार ऑफिस की मिलीभगत होने के संकेत मिले हैं। इस जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों का मामला सीओ और डीसीएसएलआर तक पहुंचा। सेल डीड का रिकॉर्ड रूम से गायब होने के कारण साहू परिवार को उसका लाभ मिला, लेकिन इसके बाद भी भूमाफियाओं ने एक नई साजिश रची और डीसी कोर्ट में जमीन की जमाबंदी करवा ली, जिसके लिए उन्होंने ग्राम सभा का सहारा लिया। पूरे मामले को लेकर साहू परिवार अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि जमीन माफियाओं की इस साजिश से उनके हिस्से की 7 एकड़ से ज्यादा भूमि उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। बाधा डाल रहे हैं से काम कैसे कहियो, हम देश बेसी बात नहीं बोले पारबो। हम इतने करने समझ लिया तो बात कि कौन ऐसा चढ़ला था, इतना हमर नाती पुती सब हमार जवान बूढ़ा बुढ़ी हो गए थे, बाल बच्चेदार सब हो गए तक हम उपजा खाली। अब आज कौन ऐसा आदमी ऐसा चढ़ गया है जबरदस्त, कौन रुपया वाला है, हम इन कमजोर है बाबू। मामले को लेकर साहू परिवार ने बताया कि 2015 में उन्होंने जमीन की रसीद कटवाने के सीओ ऑफिस में आवेदन किया था और उसी वक्त सीओ ऑफिस के कर्मचारी की वजह से ये जमीन दलालों की नजर में आ गई। फर्जी डीड बनाकर जमीन पर कब्जे की साजिश में जुट गए। जमीन का जो डीड बनाया गया उसमें दिखाया गया है कि सीताराम साहू ने इस जमीन को सिलागाय के रूप नारायण सिंह को वर्ष 1938 में बेच दी थी, लेकिन उसके बाद कभी भी उस पक्ष के द्वारा जमीन पर कब्जा नहीं किया गया और अब अचानक 2015 में उस जमीन पर दाखिल खारिज को लेकर सीओ ऑफिस में आवेदन दिया, जिसके बाद पूरा मामला प्रकाश में आया। 14-15 से पहले इसको सब कोई मिलके इसको बंटवारा करके जमाबंदी के लिए हम दिए थे। तो उस समय अली बख्श करके एक कर्मचारी था, एक सीआई था, वो एक कर्मचारी को दिया कि इसको जल्दी रिपोर्ट करो और इसको हम लोग जल्दी रसीद की माल निर्धारण करके रसीद काटना है। लेकिन वो काम नहीं करके तो सम अम्बस्ता करके था, वो क्या किया कि भूमि माफिया को जमीन का पेपर दिखा दिया कि इतना बड़ा प्लॉट है, आप इसमें फैब्रिकेट कीजिए और फिर जाके आप लोग ये किए। तो वो सब क्या किया, 1938 का एक फैब्रिकेटेड डीड निकाला और उसी के में प्रवीण कुमार करके एक सीओ थे, उनके यहाँ अप्लाई किया मोटेशन के लिए उस डीड के आधार पर। तो प्रवीण कुमार देखेंगे तो फैब्रिकेटेड डीड है, जाली है, वो तुरंत इसको खारिज कर दी है। हालांकि पूरे मामले पर न्यूज 18 दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुए। वहीं उपायुक्त के पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन वह भी ऑन कैमरे में नहीं बात की। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन सही है। बहरहाल मामले की जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन भूमाफिया के साथ सरकारी कर्मियों की मिलीभगत हर किसी को हैरान कर रही है। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और ओम प्रकाश हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, इस तरीके की खबर लगातार सामने आती है, भूमाफिया की गुंडागर्दी अक्सर देखने को मिलती है। अगर इस मामले की बात करें तो अच्छे से बताइए कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और पुलिस के किसी भी अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है कि नहीं? जी, बता दें कि पूरा मामला जो है वो उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा था, जहां पर डीसी कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई थी। पूरे मामले पर डीसी पक्ष के डीसी कोर्ट के द्वारा भी कोई स्पष्ट जो प्रतिवेदन है वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन इसका फायदा जो है भूमाफियाओं को जरूर मिल गया, जिस वजह से वो उस जमीन की रसीद कटाने लगे हैं। तो इस वजह से ही पूरे मामले को लेकर अब जो पीड़ित पक्ष है, जो साहू परिवार है,
वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है और इस मामले को लेकर उन्होंने वहां पर ज्ञापन भी दिया है। तो पूरे मामले में अब न्यायालय के दरवाजे पर पूरा मामला जाने वाला है और कहीं ना कहीं अब इसकी स्पष्ट तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी, तभी जाके पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो अब तक जो जानकारियां जो हमारे सामने पेपर भी लाए गए, जो पीड़ित पक्ष के द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि इस पर सीओ जो ऑफिस है उनके तरफ से भी उनके पक्ष में पूरा मामला आया, डीसीएसएलआर कोर्ट से भी उनके पक्ष में मामला गया, लेकिन डीसी कोर्ट में जाते ही इस पूरे मामले ने थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भू माफियाओं की तरफ झुक गया है, जिस वजह से वो परेशान है। क्योंकि 7 एकड़ का उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, पूरा 10 एकड़ का प्लॉट है और उसमें 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन जो है वो अब भू माफिया उस पर अपनी नजर गड़ा चुके हैं। फर्जी डिड उनके द्वारा लाई गई है। हालांकि ये आरोप जो है एक पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ कर्मी भी साथ दे रहे हैं उनका। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी जमीन का खेल होता है उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर से ब्लॉक ऑफिस हो या फिर रजिस्ट्री ऑफिस, कहीं ना कहीं इनके कर्मियों की भी मिली भगत होती है और इस मामले में भी कुछ उसी तरह की बातें सामने आ रही है। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो दस्तावेज हैं उसके पेज गायब हैं, वहां से 2 पेज जो हैं वो गायब हैं, जिसकी रिकॉर्ड जो है ये डीसी कोर्ट या फिर आप साफ तौर से कहें तो सीओ ऑफिस में भी ये चीजें सामने। जी ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं धनबाद में तूफान यास को लेकर बीसीसीएल ने भू धंसान और खतरनाक क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए नोटिस जारी किया है। सभी को दूसरे जगह पर शिफ्ट करने के लिए बोला गया है। बीसीसीएल प्रबंधन ने बिना किसी सुरक्षित स्थान में रहने की व्यवस्था किए हुए ही लोगों को शिफ्ट करने का नोटिस चिपका दिया है। बीसीसीएल के एरिया 9 के राजापुरा बस्ती, धुनवाड़ी बस्ती, मोरीहरी बांध बस्ती समेत कई भू धंसान प्रभावित क्षेत्रों के घरों में नोटिस चिपकाया गया है, लेकिन लोग इसको लेकर तैयार नहीं हैं। लोग अपनी मजबूरी लगातार बता रहे हैं। कहीं जगह नहीं मिलता, साहूकार सही नहीं जो बाहर पर रहे हैं, रोज कमाना रोज खाना मजदूरी करते हैं। अभी तो फिलहाल कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। कहाँ जाए, चौबीस करने का कोई उपाय नहीं दिया नहीं जाए कहाँ, कहीं दूसरे जगह बसाने के लिए नहीं बोला? नहीं। अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं। क्या किया है इससे? कुछ नहीं, यहीं पे है, यहीं पे रहेंगे। ऑलरेडी प्रबंधन अपना एम्प्लॉय के लिए सतत बात जारी किया है एवं अपना माइंस को कंसर्न को बोलेंगे जो प्रिकॉशन लेना है, जैसे उस टाइम में काम बंद करके अपना मशीन सेफ जगह रखने रहता है। एवं ये छोड़ के भी हमारा तरफ से अपना परियोजना प्रभारी को निर्देश दिया गया है, हर परियोजना में अपना माइंस के आसपास में जहाँ बस्ती में झुपड़ी में आदमी लोग रहता है उन्हीं को दिया जाता है, दूसरा जगह इंस्पेक्शन करे और आदमी को समझाए, उसको सेफ जगह में चला जाए। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका लगे। वैक्सीनेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ हैं। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि आप जब तक ये महामारी है मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क अच्छे से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं।